वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि एक मैदान में कभी भी दो तलवारें नहीं रह सकती, यानी एक ही वक्त में एक ही जगह पर दो ताकतें राज नहीं कर सकती। और इसकी जीती जागती मिसाल है सोवियत यूनियन और अमेरिका, कि कैसे एक वक्त था कि ये दोनों ताकतें दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए आपस में लड़ रही थी, लेकिन सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने के एक गलत फैसले ने उसे सिर्फ कुछ सालों के अरसे में ही तबाह बर्बाद कर दिया। तो चलें जानते हैं इस वीडियो में सोवियत अफ़गान वॉर के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान नज़ा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में दो सुपर पावर, दो आइडियोलॉजी इमर्ज होती हैं। एक होती है यूएसए और कैपिटलिज्म जो कि वेस्टर्न यूरोप में इमर्ज होती है, और दूसरी होती है सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म जो कि ईस्टर्न यूरोप में इमर्ज होती है। अब अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए और अपना लोहा मनवाने के लिए ये दोनों कंट्रीज़ बहुत सी प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है। यानी ये कि ये डायरेक्टली तो एक दूसरे से नहीं लड़ रही होती, बल्कि इनडायरेक्टली वो लोगों या फिर कंट्रीज़ को फाइनेंशियली या फिर मिलिट्री एड देती हैं ताकि ये अपोजिशन से लड़े। जैसे कि 1950 की कोरिया वॉर में हुआ, 1955 की वियतनाम वॉर में हुआ, 1953 की ईरान रेवोल्यूशन में हुआ जिसमें ईरान का तख्ता पलटा गया और मोहम्मद मुसद्दिक को हटाकर अमेरिका ने अपना बंदा रिज़ा पहलवी को बिठा दिया। अब सोवियत यूनियन ईस्टर्न यूरोप के बाद मिडिल ईस्ट पर काबू पाना चाहता था, उनके साथ ट्रेड करना चाहता था, और इसके लिए सबसे आसान रास्ता था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ तो ये सब कर नहीं सकता था क्योंकि ना ही अफ़गानिस्तान और ना ही सोवियत यूनियन के ताल्लुकात पाकिस्तान से अच्छे थे। अब वो क्यों थे ये तो हम बाद में जानेंगे। अब अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए 1973 में सोवियत यूनियन दाऊद खान की मदद करती है, और दाऊद खान सोवियत यूनियन और अफ़गान आर्मी की मदद से अफ़गानिस्तान का तख्ता पलट देते हैं और उस वक्त के किंग ज़ाहिर शाह को हटा देते हैं और अपने आप को अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट बना देते हैं और वन स्टेट पार्टी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यानी एक ही पार्टी होगी जो फैसले लेगी, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होगी, और जो भी अपोजिशन करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। यानी पूरा डिक्टेटर और कम्युनिज्म वाला जो आपका हिसाब किताब है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ सालों बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सोवियत यूनियन के बीच में ताल्लुकात कुछ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, जब पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए तब से ही पाकिस्तान अमेरिका के करीब होने लगा और इंडिया सोवियत यूनियन के। और इसके पीछे 3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले तो इनकी बीच में दुश्मनी। अब डेफिनेटली अगर पाकिस्तान ने अमेरिका का ब्लॉक को चूज़ किया है तो इंडिया तो अमेरिका को चूज़ नहीं करेगा, इसलिए उसने सोवियत यूनियन का रास्ता इख्तियार किया। दूसरा था इनकी आइडियोलॉजी। पाकिस्तान आज़ाद होने के थोड़े टाइम बाद ही कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलोअप करना शुरू कर देता है। जैसा कि आपको दिखता है अयूब खान के दौर में कि कैसे हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही थी, लेकिन अमीर अमीर होता जा रहा था और गरीब गरीब होता जा रहा था। क्लासेस बनना शुरू हो गई थी पाकिस्तान सोसाइटी में। और दूसरी तरफ इंडिया की जो हम जवाहरलाल नेहरू को देखें, उनकी बेटी इंदिरा गांधी को देखें, इनसे पहले भी जो लोग आए वो सब सोशलिस्टिक सोच रखने वाले थे। यानी सोसाइटी में हायरार्की नहीं होनी चाहिए, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास नहीं होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन जो है वो कम होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। इसकी वजह से क्योंकि सोवियत यूनियन भी सोशलिस्टिक और कम्युनिस्ट सोच रखने वाला था तो इसके ताल्लुकात इंडिया से ज़्यादा बेहतर हुए। और तीसरा रीज़न था दुरद लाइन, वो लाइन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को सेपरेट करती है। अब अफ़गानिस्तान शुरू से ही इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता था, बल्कि उसका मानना था कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसे आज हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, ये हिस्सा भी अफ़गानिस्तान का है और यहाँ पर एक पख्तूनिस्तान स्टेट फॉर्म होना चाहिए। अब पाकिस्तान तो डेफिनेटली इसकी बहुत ज़्यादा मुज़ाहिमत करता था, और दाऊद खान जब अफ़गानिस्तान में थे और इन्हें जिलावतन नहीं किया गया था, ये बहुत ज़्यादा इस मसले को उठाते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में दुश्मनी बहुत बढ़ गई थी। और फिर फाइनली ज़ाहिर शाह ने इन्हें रिज़ाइन करने पर मजबूर किया और इन्हें अफ़गानिस्तान से निकाल दिया। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच एक तो सोशलिस्टिक होती है और दूसरी तरफ समवॉट एंटी अमेरिकन होती है। और इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद ही ये देखा जाता है कि पाकिस्तान के रिश्ते और ताल्लुकात सोवियत यूनियन से बेहतर होने शुरू हो जाते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और सोवियत यूनियन से इस अच्छे ताल्लुकात के बदौलत ही 1973 में सोवियत यूनियन पाकिस्तान में स्टील मिल इस्टेब्लिश करती है।
अब 1973 में दाऊद खान जब अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए, इसके बाद सोवियत यूनियन ने एक बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान को एड देना शुरू कर दी, फाइनेंशियली और मिलिट्री अफ़गानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ चाइना भी ये सभी कर रहा था, क्योंकि चाइना के भी वही अज़ाइम थे जो सोवियत यूनियन के थे। इसकी वजह से सोवियत यूनियन और चाइना के ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब होने लगे। और दूसरी तरफ अमेरिका तो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि इससे यही डर था कि अगर सोवियत यूनियन का हाथ अफ़गानिस्तान पर जम गया तो मिडिल ईस्ट तो हमारे हाथ से गया। अब इन सब चीज़ों के दौरान ही दाऊद खान को कम्युनिज़म और सोवियत यूनियन की मदद से चिढ़ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब कोई आपकी मदद करता है ना, तो उसके अगेंस्ट वो आपके ऊपर एहसान जताता है, आपको डिक्टेट करता है कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे करें, इन लोगों से ताल्लुकात रखें, उन लोगों से ताल्लुकात नहीं रखें। अब इस एहसान को कम करने के लिए और अपनी डिपेंडेंसी सोवियत यूनियन पे कम करने के लिए दाऊद खान 1975 में मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का दौरा करते हैं, जिसमें से ज़्यादातर एंटी सोवियत होती हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान और इजिप्ट। अब ये सारी जो मीटिंग्स थी, इससे सोवियत यूनियन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। 1977 में जब दाऊद खान मॉस्को जाते हैं उधर के प्रेसिडेंट लियोनिड ब्रेजनेव से मिलने, तो ब्रेजनेव इन्हें कहते हैं, अगर मैं अपने अल्फाजों में कहूँ कि भाई क्या कर रहे हो, ये तुम किन लोगों से दोस्ती कर रहे हो, ये नेटो, अमेरिका, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम हमसे दोस्ती करो, हम तुम्हारे काम आएंगे। इसके जवाब में दाऊद खान कहते हैं, और मैं ये इनके ही अल्फाज में कहूँगा, कि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हम सोवियत यूनियन को बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमें डिक्टेट करे कि हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों के बाद दाऊद खान मॉस्को से निकलकर दोबारा अफ़गानिस्तान में आ जाते हैं। अब अफ़गानिस्तान में दोबारा आने के बाद ये अपने आप को डिस्टेंट कर लेते हैं कम्युनिस्ट लीडर्स और मेंबर्स से, जिसकी वजह से सारे प्रो कम्युनिस्ट लीडर्स एक तरफ हो जाते हैं, जैसे कि बरबक करमल, नूर मोहम्मद तराकी, हाफिजुल अमीन, ये सारे एक तरफ हो जाते हैं। फिर 1978 में एक इवेंट होता है जिसे कहते हैं सोर रेवोल्यूशन। अब इस इवेंट में ये सारे कम्युनिस्ट लीडर्स अफ़गानिस्तान आर्मी की मदद से अफ़गानिस्तान का तख्ता पलट देते हैं और दाऊद खान और उनकी फैमिली, ज़्यादातर फैमिली को कत्ल कर दिया जाता है। और इसके बाद नूर मोहम्मद तराकी को अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। लेकिन इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद ही अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मुस्लिम अपराइजिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ट्राइबल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में रहते हैं और कंजर्वेटिव मुस्लिम होते हैं। अब नूर मोहम्मद तराकी प्रेसिडेंट बनने के बाद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलोअप करना शुरू कर देते हैं, उसे प्रोमोट करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से अफ़गानिस्तान में मुस्लिम अपराइजिंग शुरू हो जाती है। इसी दौरान ही ये सब जब हो रहा होता है तो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ जाती है, जिसके तहत रिज़ा पहलवी, जो कि प्रो अमेरिकन और वेस्टर्न आइडियोलॉजी को ईरान में प्रोमोट कर रहे होते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है और इनकी जगह आयतुल्लाह खोमेनी आ जाते हैं। अब ये एक तरफ अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि इसमें अमेरिका की जो पपेट गवर्नमेंट थी उसे हटा दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये सोवियत यूनियन के लिए भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि ऐसा ना हो कि अफ़गानिस्तान के लोग भी इस रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर इधर भी कोई इस्लामिक रेवोल्यूशन लिया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी हालात कुछ ऐसा ही हो रहे थे, यहाँ भी मुस्लिम अपराइजिंग हो रही थी। अब ये सारी चीज़ें जो भी मुस्लिम अपराइजिंग हो रही होती है अफ़गानिस्तान में, इन सब चीज़ों को अमेरिका बहुत क्लोजली एनालाइज कर रहा होता है और फिर वो एक मास्टर प्लान बनाता है, क्योंकि ईरान तो अमेरिका के हाथ से गया, अब क्यों ना बेहतर हो कि सोवियत यूनियन के हाथ से भी अफ़गानिस्तान चले जाए। अब अपने इस प्लान को हकीकत का रूप देने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर अपने सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट साइरस वेंसी को कहते हैं कि इट्स टाइम टू रिपेयर आवर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1971 से 1977 के दौरान पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अब मास्टर बदल चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान की डोर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ में नहीं बल्कि ज़ियाउल हक के हाथ में। और ज़ियाउल हक भी कहीं ना कहीं यही चाह रहे होते हैं कि अमेरिका भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, और इसके पीछे दो रीज़न थे। सबसे पहले तो ख़ुद ज़ियाउल हक की आइडियोलॉजी। देखिए, ज़ियाउल हक जो थे वो एक इस्लामिक सोच रखने वाले थे, और अफ़गानिस्तान में जो मुस्लिम्स लड़ रहे थे उन पर जुल्म हो रहा था, यानी वो जिहाद कर रहे थे, मुजाहिदीन थे, तो ज़ियाउल हक इनकी मदद करना चाहते थे। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की ख़ुद की नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि इन केस अगर सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में घुस जाता है, क्योंकि अभी तक सोवियत यूनियन फ़िज़िकली ख़ुद नहीं घुसता बल्कि अभी भी वो फाइनेंशियली या फिर मिलिट्री एड दे रहा होता है, तो अगर सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में घुस जाता है तो ये सीधी सीधी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इसलिए ज़ियाउल हक भी इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। फिर क्या, पाकिस्तान और उसकी एजेंसी ISI
अमेरिका और उसकी एजेंसी CIA, ब्रिटेन और उसकी एजेंसी M16 और SIS, सऊदी अरब का पैसा और उसके मुजाहिदीन जिन्हें अफ़गान अरब भी कहा जाता है, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये सारी कुव्वतें और फोर्सेस जब अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व हो जाती हैं, मुजाहिदीन की मदद कर रही होती हैं, तो हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में मुस्लिम अपराइजिंग बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हाफिज़ुल्लाह अमीन नूर मोहम्मद तराकी को कत्ल कर देते हैं और उसकी जगह पे खुद आ जाते हैं। लेकिन हाफिज़ुल्लाह अमीन के आने के बाद हालात बेहतर नहीं बल्कि बद से बदतर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर फाइनली सोवियत यूनियन डिसाइड करता है कि वो अब अफ़गानिस्तान में एंटर होगा। अब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में एंटर होने के बाद सबसे पहले तो हाफिज़ुल्लाह अमीन को कत्ल करते हैं, बोलते हैं भाई तूने बड़े हालात ख़राब किए, तू सबसे पहले ऊपर जा। इसके बाद अफ़गानिस्तान की मेजर सिटीज़ हो गई, आर्मी बेसिस हो गई, पुलिस बेसिस हो गई, अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल हो गया, इन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इन्हें कंडेम कर रही होती है, इन्हें बुरा भला बोल रही होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन हो गई, OIC हो गई, ये सब सोवियत यूनियन को कंडेम कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी तुम अफ़गानिस्तान से निकलो। लेकिन सोवियत यूनियन किसी की नहीं सुनता बल्कि अपना काम जारी रखता है। अब सोवियत यूनियन ये दिमाग बना के गुस्सा होता है कि ये 4 महीने के लिए अंदर जाएगा, हालात को कंट्रोल करेगा, अपनी मर्जी की गवर्नमेंट बिठाएगा और वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अमेरिका कुछ और चाह रहा होता है। अमेरिका चाहता है कि सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में फंस जाए, क्योंकि अगर एक बार ये फंस गया तो इसके लिए आजमाइशें बढ़ जाएंगी। इसी दौरान ही अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, जिसमें रोनाल्ड रेगन जीत जाते हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद ही एंटी सोवियत एक्टिविटीज़ में और फंडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। वो फंडिंग जो जिमी कार्टर के दौर में 6,95,000 से शुरू हुई थी, इनके दौर में हर साल 20 to 30 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। अब एक तरफ अमेरिका, सऊदीया, दूसरी कंट्रीज अपनी फंडिंग बढ़ा रही होती है, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी अपनी मिलिट्री की वार प्लेन्स, फाइटर जेट्स, इसके अलावा बॉम्ब्स की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बढ़ा रहा होता है। लेकिन देखा यह जा रहा होता है कि डिस्पाइट इसके कि सोवियत की जो आर्मी थी वो दुनिया की नंबर 1 थी, इसके पास सारे एडवांस वेपन्स थे, लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन को कुछ खास हासिल नहीं हो रहा था, या फिर वो मुजाहिदीन को अपने कंट्रोल में नहीं ले पा रही थी। अब ये क्यों हो रहा था? तो चले इन सवालात के जवाबात को समझने के लिए जानते हैं कि ये कहाँ और कैसे लड़ रहे थे। तो देखें, अफगानिस्तान का 75% एरिया जो है वो माउंटेनियस है, यानी यहाँ पर आप इजीली छुप तो सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अब सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो उसने मेजर सिटीज़, आर्मी बेसेस, इसके कैपिटल पे तो काबू पा लिया था, लेकिन अभी भी 80% अफगानिस्तान का एरिया ऐसा था जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में नहीं था, और ये वही एरिया था जहाँ मुजाहिदीन या तो रहते थे या छुपते थे। अब सोवियत आर्मी की ट्रेनिंग कुछ इस तरह की गई थी कि वो एक साथ लार्ज स्केल पर, लार्ज नंबर पे लड़ते थे। वेयर एज अगर हम अफगानिस्तान की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर कामयाबी आपको उसी सूरत में मिल सकती है जब आप ग्रुप्स में लड़ें, छोटी तादाद में लड़ें, और ऐसा ही कुछ मुजाहिदीन ने किया। इन्होंने अपने आप को छोटे छोटे ग्रुप्स में तब्दील कर लिया। इसकी वजह से इनके लिए मोबिलाइज होना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था, वेयर एज सोवियत यूनियन जो थी वो फंस जाती थी। अब ये क्या करते थे, ये सोवियत यूनियन पे बम फेंकते थे और काउंटर अटैक से पहले ही भाग जाते थे। ये बम फेंके यहाँ से, सोवियत यूनियन जैसे बम फेंकने वाली हो ये यहाँ से भाग जाए। इसके अलावा ये मुजाहिदीन पाइपलाइंस हो गई, पावर लाइंस हो गई, इसके अलावा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, इन सब को तोड़ देते थे। अब इन सब चीज़ों को इनकाउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन ने एक स्ट्रेटजी बनाई जो कि 3 स्टेप्स पर मबनी थी। सबसे पहला था इंटीमिडेशन। इसके अंदर सोवियत यूनियन को जो भी सस्पेक्टेड एरियाज लगते थे ना, ये यहाँ पर बम गिराती थी, वहाँ की लाइव स्टॉक, जितनी फसलें, सबको तबाह बर्बाद कर देती थी, ताकि मुजाहिदीन के पास कुछ रहे नहीं और वो लोग बाहर निकल आए। दूसरा स्टेप था सबवर्जन। अब इसके अंदर सोवियत आर्मी अपने जासूस जो हैं वो या तो इन मुजाहिदीन ग्रुप में बेचती थी या जगह जगह पे लगा देती थी, ताकि इन्हें इन्फो मिल सके कि मुजाहिदीन कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अगला स्टेप उनका क्या है। इसके अलावा इन द लास्ट ये क्या करते थे, इन्हें जो भी एरिया लगता था ना सस्पेक्टेड, उसको चारों तरफ से घेर लेते थे और फिर उधर मौजूद लोगों पर तशद्दुद करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, और हत्ता के ज़्यादातर जो लोग थे वो इसी वजह से शहीद हो जाते थे। ओवरऑल इन सब चीज़ों की वजह से सोवियत यूनियन को कुछ खास हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत फैलना शुरू हो गई। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर सोवियत यूनियन कामयाब हो भी जाती है तो फ़ायदा क्या, लोग इनसे खुश नहीं हैं, इन्हें इन द एंड हुकूमत तो लोगों पे ही करनी है ना। फिर 1985 में सोवियत यूनियन को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक गलत लड़ाई लड़ रहे हैं।
ये एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसका नतीजा कुछ नहीं है, उसके एंड में सिर्फ खाई है। फिर ये क्या करते हैं, अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो ये अफ़गान आर्मी को ट्रेन करते हैं, जो भी बर्डन होता है ना उन पे आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि इन केस अगर ये विड्रॉल करें तो पीछे से अफ़गान आर्मी चीज़ों को कंट्रोल कर ले। और बाद में सोवियत यूनियन के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि सोवियत यूनियन के लिए यही बेहतर होगा कि वो अफ़गानिस्तान से निकल जाए। और इस पॉलिसी के तहत ही बरबक करमल, जिन्हें हाफिजुल्लाह अमीन को कत्ल करने के बाद बिठाया गया होता है, हटा दिया जाता है। इन्हें हटाकर मोहम्मद नजीबुल्लाह को बिठा दिया जाता है। अब मोहम्मद नजीबुल्लाह के बारे में मुख्तलिफ ये होता है कि इन्हें लोगों की साइकोलॉजी समझ में आती है। अब ये लोगों से बात करते हुए अपनी स्पीचेज़ में कुरानिक वर्सेस पढ़ते होते हैं, कुरानिक वर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद जो है मुजाहिदीन को हटाकर इन्हें फॉलोअप करना शुरू कर देती है, इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देती है। और फिर 1988 में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसे जिनेवा एकॉर्ड ऑफ 1988 कहते हैं। इस एग्रीमेंट को गारंटी करते हैं यूएसए और सोवियत यूनियन। इस एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड होता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अपनी लिमिट में रहेंगे। इसके अलावा अमेरिका और सोवियत यूनियन भी अफ़गानिस्तान के मामलात में नहीं बोलेंगे, वो भी अपने काम से काम रखेंगे। और फिर इस एग्रीमेंट के बाद ही सोवियत यूनियन आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान से निकलना शुरू कर देती है। बीच में इनको थोड़े मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ओवरऑल 1989 तक सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकल चुकी होती है। और कुछ इस तरह ये 10 साला जंग, जो कि 1979 में शुरू हुई थी, 1989 में अपने इख्तिताम पर पहुँचती है। इस जंग के नतीजे में अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 9% जो अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाती है, आधी पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो जाती है। इसके अलावा 1/3 जो इसकी पॉपुलेशन है वो कंट्री को छोड़कर कहीं और हिजरत कर लेती है, ज़्यादातर ईरान और पाकिस्तान में। और फिर इस जंग के सिर्फ 2 साल बाद ही सोवियत एम्पायर, सोवियत यूनियन तबाह बर्बाद हो जाता है और 15 रिपब्लिक की सूरत में बढ़ जाता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और कुछ इस तरह आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। इन द एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आने वाले वक्त में आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।